जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और वो है प्लास्टरिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे सबसे पहले कि आखिर में प्लास्टरिंग होता है क्या, डेट इज इंट्रोडक्शन टू प्लास्टरिंग। देन हम बात करेंगे कोट्स इन प्लास्टरिंग। जो प्लास्टरिंग होती है उसके अंदर कितने कोट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टरिंग बोलते हैं। तो इस प्लास्टरिंग जब करते हैं तो इसके अंदर कितने कोट्स अप्लाई करते हैं, कोट्स को सिंपल सा आप समझ सकते हैं लेयर्स। तो कितनी लेयर्स होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। देन फिर बात करेंगे कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है प्लास्टरिंग के लिए। देन क्या ज़रूरी है, डेट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लास्टरिंग की भी बात करेंगे हम। देन फिर प्लास्टरिंग के अंदर जो हमारे अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, डेट इज इंट्रोडक्शन टू प्लास्टर डिफेक्ट्स। एंड देन बात करेंगे कोसेस ऑफ प्लास्टर डिफेक्ट्स कि किस रीजंस की वजह से जो प्लास्टर है इसके अंदर हमको डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टर डिफेक्ट्स। अलग अलग टाइप के हमारे प्लास्टर के अंदर डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन जनरल मेथड्स की बात करूंगा जिनसे कि हम लोग जो प्लास्टर के अंदर जो डिफेक्ट्स है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। देन हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में मैं आपको ये सारे जो 4 टॉपिक है वो बता दूंगा। एंड देन बाकी के जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिसकी लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्लास्टरिंग। तो यहाँ पर सबसे पहला एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि आखिर में प्लास्टरिंग होता क्या है। अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और कमेंट करके बताइए। देखो फ्रेंड्स, प्लास्टरिंग यहाँ पर क्या है, ये एक देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर है। तो ये जो भी मेंशन है इसने क्या किया, यहाँ पर हमारी कोई वॉल थी जिसके ऊपर क्या थी, ब्रिक्स थी। उस ब्रिक्स को इन्होंने क्या किया, मोटार से कवर कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है जिससे कि इस ब्रिक्स को कवर किया गया है, या फिर मैं बोलूं ब्रिक्स का जो सरफेस था वो कैसा था, रफ सरफेस था। उस रफ सरफेस को कवर करने की जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को प्लास्टरिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए लिख कर लाया हूं कि प्लास्टरिंग हमारी एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी हमारे रफ सरफेसेस है, किसके हो सकते हैं ये रफ सरफेस, वॉल के हो सकते हैं, कॉलम का हो सकता है, सीलिंग हो सकता है, या फिर कोई भी बिल्डिंग कंपोनेंट्स हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्लास्टरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी बिल्डिंग होते हैं, बिल्डिंग के जो भी हमारे रफ सरफेसेस होते हैं उनको कवर करते हैं। तो उस प्रोसेस को नाम दिया गया है क्या, प्लास्टरिंग। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि प्लास्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग रफ सरफेस ऑफ वॉल, कॉलम, सीलिंग एंड अदर बिल्डिंग कंपोनेंट्स। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, ये हमको क्या करता है, जो प्लास्टरिंग होती है ये एक स्मूथ सरफेस एंड डेकोरेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देखना, एक बिना प्लास्टर का घर देखना और एक प्लास्टर वाला घर देखना, दोनों में आपको कितना फर्क नजर आएगा। जो प्लास्टर्ड वाला जो मकान है या जो घर है वो एक डेकोरेटिव इफेक्ट देता है, एक अच्छा लुक देता है, एज कंपेयर टू जो कि हमारा ब्रिक का ही है जिसके ऊपर प्लास्टर नहीं लगा है। जैसे कि आप गांव में देखते हैं तो गांव में जनरली क्या होते हैं, घर को प्लास्टर नहीं किया जाता है तो वो बहुत अजीब से दिखते हैं। वहीं आप सिटीज में जाएंगे तो सिटीज में क्या होते हैं, आपके जो घर है वेल तरीके से उनको प्लास्टर किया जाता है जिससे कि वो काफी सुंदर लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो एक अच्छा प्लास्टर है वो कैसा होना चाहिए, वर्केबल एंड चीप होना चाहिए। ठीक है, प्लास्टर की कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना होती है, जैसे कि ड्यूरेबल प्लास्टर कैन बी डन बाय सीमेंट लाइम और लाइम सीमेंट मोटार। मतलब कि एक ड्यूरेबल प्लास्टर हमारा जो होता है वो केवल किन किन की वजह से बन सकता है, इधर सीमेंट की वजह से वो हो सकता है, लाइम की वजह से हो सकता है, या फिर लाइम सीमेंट के मिक्सचर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन करूंगा बात। क्योंकि ये जो मटेरियल है डेट इज सीमेंट लाइम एंड लाइम सीमेंट मोटार, ये इंश्योर करते हैं वर्केबिलिटी, साथ में जो कॉस्ट होता है इनका कम होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये मेजर रिक्वायरमेंट है किसकी, हमारे प्लास्टर की। मतलब कि प्लास्टर जिन भी मटेरियल से कर रहे हैं वो मटेरियल क्या हो, वर्केबल हो, साथ में वो थोड़े से सस्ते हो। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट जो बात करेंगे फ्रेंड्स, हमारे अलग अलग टाइप के मोटार्स होते हैं। जैसे कि मानो ये कोई मेरी वॉल थी, इस वॉल को अगर मेरे को प्लास्टर करना है, तो इस प्लास्टर करने के लिए मैं कौन कौन से टाइप अलग अलग टाइप के मोटार यूज कर सकता हूँ, तो वो मेरे मोटार्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मोटार है हमारे, आइदर ये लाइम मोटार हो सकते हैं, ठीक है, क्या बोला, लाइम मोटार हो सकते हैं, सीमेंट मोटार हो सकते हैं, क्लियर है, मोटार हो सकते हैं, या फिर एक और टाइप का ये हो सकता है लाइम सीमेंट मोटार, लाइम सीमेंट मोटार हो सकता है। मतलब कि इस वॉल के ऊपर मैं या तो लाइम मोटार से इसको प्लास्टर कर दूं, या सीमेंट मोटार से इसका प्लास्टर करा सकता हूं, या फिर लाइम सीमेंट मोटार से भी इसका प्लास्टर मैं करा सकता हूं। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा। मैंने लिख दिया है कि जो मोटार होते हैं हमारे, लाइम मोटार हो सकते हैं, सीमेंट मोटार हो सकते हैं, या फिर लाइम सीमेंट मोटार हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है। वो पॉइंट्स क्या है कि यहाँ पर अलग अलग जो हमारे लाइम मोटार है, इनके जो रेशियोज है जो कि आपको ध्यान में रखना है। डेट इज, मैं अगर आपको यहाँ पर बता दूं कि जो फेट लाइम है या फिर जो हाइड्रोलिक लाइम है, जिनका यूज किया जाता है प्लास्टर बनाने के लिए फ्रॉम लाइम मोटार, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1:3 टू 1:4 का रेशियो मेंटेन करना होता है जब आप क्या कर रहे हैं, फेट लाइम का यूज कर रहे हैं एज ए बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल की जगह क्या यूज कर रहे हैं आप, मटेरियल का यूज कर रहे हैं फेट लाइम का। तो उस केस में आपको जो लाइम है और लाइम और सैंड का जो रेशो मेंटेन करना है, वो आपको 1:3 टू 1:4 होना चाहिए। वहीं अगर आपने हाइड्रोलिक लाइम का यूज किया है, तो ये रेशो आपका जो है लाइम इस टू सैंड का 1:2 चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अगर बात करें इसी के अंदर आगे, तो वो क्या क्या होता है कि स्ट्रेंथन मोटार, स्ट्रेंथन मोटार की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग लाइम और सैंड का मिक्सचर यूज कर रहे थे, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसी केस में हम सीमेंट या बोलूं मैं लाइम सीमेंट और सैंड का मिक्सचर यूज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि लाइम सीमेंट मोटार, मतलब कि जो हमारा क्या था, लाइम और सैंड का जो मोटार था, लाइम और सैंड जो था, इसके अंदर अगर मैं सीमेंट भी मिक्स कर देता हूं, तो यहां से जो मुझे मोटार मिलेगा उसको नाम दे दिया गया स्ट्रेंथेंड मोटार। ठीक है, मोटार, क्लियर है। और इसमें जो रेशो होता है फ्रेंड्स, यहां पर आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे, तो हमारा लाइम सीमेंट और सैंड का जो रेशो है वो 1:6 से हो सकता है, 1:1:8 हो सकता है, या 1:2:8 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रेंथन मोटार क्या होता है। ये एक ऐसा मोटार होता है, डेट इज लाइम सैंड का मोटार होता है, जिसके अंदर सीमेंट को भी मिला दिया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो मिक्सचर है ये एनहेंस करता है स्ट्रेंथ एंड एडिशन, जिससे कि बेटर प्लास्टर की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, सीमेंट मोटार अगर आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ये रेशियो मेंटेन करना रहता है, डेट इज 1:4 टू 1:6 का आप वहां पर यूज कर सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका प्लास्टर कैसा है, इंटरनल प्लास्टर है या फिर एक्सटर्नल प्लास्टर है। पर ध्यान दीजिएगा कि जो सीमेंट मोटार होता है ये हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू लाइम मोटार के। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, यहां से आपको ध्यान में रखना है, दैट इज कोट्स इन प्लास्टरिंग। तो फ्रेंड्स, जो कोट्स होते हैं, कोट्स को सिंपल सा मैं अगर बोल दूं आपसे, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोट्स मतलब लेयर्स, कितनी लेयर्स में हम बात करेंगे। तो कोट्स हमारे होते हैं प्लास्टरिंग के अंदर, ये डिपेंड करते हैं कि आपने कौन से टाइप का मोटार यूज किया है, मतलब डिपेंड्स ऑन मोटार यूज्ड। ठीक है, अगर आपने लाइम मोटार यूज किया है तो आपके कोट्स अलग होंगे। ठीक है, अगर आपने क्या किया है, सीमेंट मोटार यूज किया है, तो आपके कोट्स अलग होंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने नंबर ऑफ कोट्स की अगर बात करें, अगर आपने लाइम मोटार यूज किया है, तो आपको 3 कोट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। कौन कौन से 3 कोट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आप सीमेंट मोटार का यूज कर रहे हैं, तो 2 कोट्स में वहां पर काम हो जाता है। तो यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है, दैट इज लाइम मोटार के लिए कितने कोट्स लगेंगे और सीमेंट मोटार के लिए कितने कोट्स लगते हैं प्लास्टरिंग के लिए।
तो आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी आप लाइम मोटार यूज करेंगे तो 3 कोट्स लगेंगे, और कौन कौन से रहेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। देन सीमेंट मोटार अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर 2 कोट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो फ्रेंड्स सारे कोट्स के बारे में बताता हूं। देखो, फर्स्ट कोट जो होता है इसी को अंडर कोट या फिर रेंडरिंग कोट भी कहा जाता है। आपको ये चीज को ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। कैसे पूछेंगे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में? फर्स्ट कोट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, या फिर रेंडरिंग कोट इज ऑल्सो नोन एज। तो ये आपको तीनों नाम याद रखना है, डेट इज फर्स्ट कोट, अंडर कोट या फिर रेंडरिंग कोट। इसका क्या काम होता है फ्रेंड्स? ये हमारे जो अनइवन सरफेस होता है, जैसे अनइवन सरफेस क्या हो गया, हमारा ब्रिक्स, ब्रिक की जो वॉल थी, ब्रिक वॉल हो गया, वो अनइवन सरफेस है। सीलिंग हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, तो वहां पर क्या करते हैं, उसके ऊपर ये एक प्रकार का हमको क्या करता है, लेवलिंग कर देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे तो ये अनइवन सरफेस था, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रेंडरिंग कोट लगा के इसको क्या कर रहे हैं, पहले लेवल कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जनरली जो थिकनेस होती है फ्रेंड्स वो 10 to 15 mm तक होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देन फ्रेंड्स जो सेकंड कोट आता है इसको हम फ्लोटिंग कोट बोलते हैं। सेकंड कोट इज नोन एज फ्लोटिंग कोट, और इसकी थिकनेस होती है 6 to 9 mm। मतलब कि पहले आपने क्या किया, फर्स्ट कोट लगा दिया, आपने जो भी वहां पर अनइवन सरफेस थे उसको क्या कर दिया, एक इवन सरफेस बना दिया। देन उसके ऊपर आपने नेक्स्ट कोट अप्लाई किया, जिसको नाम दे दिया गया फ्लोटिंग कोट, और इसकी थिकनेस जो होती है 6 to 9 mm होती है। देन ये फर्स्ट कोट हो गया, सेकंड कोट हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है फ्रेंड्स थर्ड कोट। थर्ड कोट को हम सेटिंग कोट भी बोलते हैं या फिर फिनिशिंग कोट बोलते हैं। ये बहुत कम थिकनेस का होता है, डेट इज 2 to 3 mm होता है, और इस कोट का केवल काम होता है कि जो आपने सेकंड कोट लगाया है, अगर आपने लाइम यूज किया है तो वहां पर क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा प्लेन करने का काम करता है, स्मूथ बनाने का काम करता है। कौन? सेटिंग या फिर फिनिशिंग कोट। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा कोट आता है, क्या पर्पस होता है, क्या उसकी थिकनेस है। ठीक है, और ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि लाइम मोटार में 3 कोट होते हैं, सीमेंट मोटार में 2 कोट होते हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये 3 कोट्स जब रहेंगे तो तीनों कोट्स हमारे लाइम मोटार के लिए यूज होते हैं। सीमेंट मोटार में फर्स्ट कोट एंड सेकंड कोट में काम हो जाता है। क्लियर है? ठीक। आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सिंगल कोट प्लास्टरिंग कर रहे हैं, मतलब मानो ये कोई वॉल थी, इस वॉल के ऊपर केवल क्या कर रहा है, सिंगल कोट प्लास्टरिंग कर रहे हैं, तो उस केसेस में जो मैक्सिमम थिकनेस रहेगी प्लास्टर की वो 12 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ में 6 mm से कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये जो प्लास्टर है, इस प्लास्टर की थिकनेस मैक्सिमम जो हो सकती है वो 12 mm हो सकती है, और मिनिमम जो हो सकती है वो 6 mm हो सकती है, अगर सिंगल कोट प्लास्टरिंग कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगल कोट प्लास्टरिंग के लिए ये बात की गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स कि कौन कौन से टूल्स प्लास्टरिंग के लिए यूज किए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं आपके सामने अलग अलग टाइप के टूल्स के फिगर है। तो ये सारे टूल्स यूज किए जाते हैं प्लास्टरिंग के लिए। जैसे कि बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में, तो गोजिंग टूल्स, इसका यूज किया जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि ये है हमारा गोजिंग टूल्स, इसका यूज किया जाता है मोटार को अप्लाई करने के लिए, साथ में एजेस और कॉर्नर्स को शार्प बनाने के लिए। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बताइए गोजिंग टूल का क्या यूज होता है। तो गोजिंग टूल का यूज होता है मोटार को अप्लाई करने के लिए और एजेस को शार्प बनाने के लिए। ठीक है, देन हमारा आता है फ्रेंड्स फ्लोट। फ्लोट का यूज किया जाता है मोटार को स्प्रेड करने के लिए, एंड साथ में जो सरफेस पे इरेगुलरिटीज होती है उनको रिमूव करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं फ्लोट कौन सा है, तो ये फ्लोट है, ये दोनों फ्लोट है। ये मेरा मेटल का फ्लोट है और ये मेरा वुडन फ्लोट है। ठीक है, तो इन दोनों का यूज किया जाता है जिससे कि मोटार को स्प्रेड किया जा सके, साथ में सरफेस से इरेगुलरिटीज को खत्म किया जाता है सके। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है फ्रेंड्स फ्लोटिंग रूल, टू चेक प्लास्टर सरफेस लेवल बिटवीन द स्क्रीड्स, इसका यूज होता है। देन हमारा प्लम्बोब हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है ना। देन हमारे अलग अलग टाइप के टूल्स है, स्ट्रेट एजेस हो सकता है, स्प्लिट लेवल हो सकता है, स्पार्कल नाइफ हो सकता है, स्पॉन्ज हो सकता है, ट्यूब लेवल हो सकता है, वाटर ब्रश एक्सेट्रा, ये सारे हमारे टूल्स होते हैं। बट मेजरली जो आपको ध्यान में रखना है, डेट इज गोजिंग टूल क्या है, फ्लोट क्या है, फ्लोटिंग रूल क्या है, प्लम्बोब ये मैंने आपको बता दिया है। स्ट्रेट एज होता है, एक बड़ा सा फ्लोट होता है, मेटल का हो सकता है या वुड का हो सकता है। ठीक है,
इसको नाम दे दिया गया क्या, स्ट्रेट एज। देन स्प्लिट लेवल, मेरे ख्याल से आपको पता है कि लेवल्स देखने के लिए डेट इज स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। स्पार्कल नाइफ का यूज फ्रेंड्स क्या होता है, जनरली क्या होता है, जब हमारा प्लास्टर जब कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो भी कुछ अंडुलेशन है, लूज पॉकेट्स है या लूज मोटार है, तो उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज होता है। स्पंज ये है, मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स। कुछ कुछ कंट्रीज में स्पंज की जगह वाटर ब्रश का भी यूज कर लिया जाता है। ट्यूब लेवल्स जो होता है, पाइप होता है जिसके अंदर वाटर भर फिल करके हम लोग लेवल्स मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे टूल्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, आपको जस्ट ही कुछ कुछ है इनके बारे में ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स कि आखिर में प्लास्टरिंग है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है कि जो भी अनइवन सरफेस होता है उसको ये क्या करता है, रिमूव कर देता है। दूसरा, ये हमारे सरफेस को स्मूथ एंड क्लीन बना देता है। तीसरा, ये एक डेकोरेटिव इफेक्ट हमारे सरफेस को या घर को या वॉल सीलिंग किसी को भी ला देता है। हाइड कर देता है जो भी पुअर वर्कमैनशिप होता है, मानो कोई मिस्त्री था, उस मिस्त्री ने जो वॉल बनाया है वो टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है, कॉलम टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, तो हो सकता है उसको ये क्या, उसके जो भी डिफेक्ट थे उसको छुपा देंगे। साथ में जो, हाँ, हमको किससे प्रोटेक्ट करता है, डस्ट से प्रोटेक्ट करता है, और अगेंस्ट जो सरफेस वर्मनिम्स होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। साथ में वाटर पेनिट्रेशन से भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे हमारे क्या थे, इंपॉर्टेंस थे किसके, प्लास्टरिंग के। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने ये चारों टॉपिक आपको बहुत बेसिक से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुई तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्लास्टर डिफेक्ट्स, कोजेस ऑफ प्लास्टर डिफेक्ट्स, प्लास्टर डिफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टर डिफेक्ट्स, प्रिवेंशन मेथड्स एंड देन कंक्लूजन। तो उस वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आई बटन में दिया गया है, वहां से जाकर उसको जरूर देखिएगा। एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।